क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में ईडी का इस्तेमाल किस लिए और क्यों किया जाता है? अगर आपको नहीं मालूम तो आप पहले हमारा ये वीडियो देख लें और पूरे वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लेके आते हैं देश से जुड़ी अहम और ख़ास बातें। वेलकम टू नेशन इन्फो हब विद इकराम उल हक। आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो है ईडी के बारे में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। हम सभी जानते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का क्या काम है। वो जिन लोगों के पास हद से ज़्यादा पैसा होता है, वो पूरी बात नहीं बता पाते कि वो पैसा कहाँ से आया है, उन पैसों को वो जब्त करती है। हाल के ही दिनों में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अगेंस्ट कितने सारे लोगों के अगेंस्ट केस किया है। उन्होंने इस नंबर को 5422 बताया। इन 5422 लोगों में से ईडी ने अब तक कुल 23 लोगों को ही दोषी ठहरा पाई है। अगर हम इसका परसेंटेज देखें तो ये दोषी ठहराने के मामले में 0.5% से भी कम है। तुलना के माध्यम से अगर हम देखें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि उनकी एजेंसी सज़ा दर के हासिल करने में 65 से 70% काबिल हो सकी है और वो अगस्त 2022 तक इसे 75% तक पहुंचाना चाहती है, जो कि अभी तक हम देख सकते हैं कि इस मामले में बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। गौर करने लायक बात यह है कि हमारे मुल्क में जितनी भी संस्थानें हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टेट के साथ काम करती हैं, उसमें ईडी की सबसे बुरी हाल है। लेकिन हम देखते हैं कि ईडी आए दिन किसी बड़े नेता या किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ छापेमारी करती है और टीवी न्यूज़ चैनलों में इसकी छापेमारी हर तरफ फैली हुई है और चर्चा की विषय बनी रहती है। लेकिन कोई भी इस सवाल को नहीं पूछता है कि ईडी के यहाँ सज़ा दर इतनी कम क्यों है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकारें जो चाहती हैं कि वो उनके पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट, उनके लिए, उनके खिलाफ वो केसेस ला सके और उनको सत्ताधारी जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को दिखा सके, या लोगों को डराया धमकाया जा सके कि देखो हमारे पास ईडी है और हम ईडी के ज़रिए से तुम्हारे ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ऐसा महसूस होता है कि ईडी एकमात्र सफलता को हासिल करने के लिए एकमात्र साधन है जिससे लोगों को डराया जा सके। हम आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जो लोकसभा में जवाब दिया उसके तहत उन्होंने बताया कि फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कि 1999 में लागू हुआ था उसके तहत और पीएमएलए के तहत जो केसेस दर्ज हुए उसमें कितनी बढ़ोतरी है। अभी तक बताया गया कि पिछले 8 सालों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 65% केसेस दर्ज हुए और फेमा के तहत 72% केसेस दर्ज किए गए हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे पिछले 8 सालों में पीएमएलए और फेमा के तहत केसेस में बढ़ोतरी या कह सकें कि विस्फोटक तेज़ी देखी गई है। फेमा के तहत मनी लॉन्ड्रिंग एक कंपाउंडेबल सिविल ऑफेंस है, जबकि पीएमएलए की तौर पे वो ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग को ध्यान देता है जिसमें अपराध की इनकम शामिल है। पीएमएलए के तहत ख़ास तौर पर अवैध रूप से रिश्वतखोरी, ड्रग्स या आतंकवाद से जुड़े केसेस हैं। ईडी ने ख़ास तौर पर रीजनल अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स और उनके सहयोगियों के अगेंस्ट केसेस किए हैं। ईडी ने मोदी शासन के 8 सालों में हद से ज़्यादा छापेमारी की, जिसकी नंबर अगर हम देखें तो वो है 3010, लेकिन 2005 से 2014 के बीच में सिर्फ 112 छापेमारियां हुई। इससे पता चलता है कि ईडी कैसे हुकूमत के साथ मिलकर उनके बड़े बड़े कामों में साथ देती है। भाजपा में शामिल होने वाले अपोजिशन लीडर्स का अब हुकूमत से छूटना आम बात हो गई है। ईडी का इससे ज़्यादा गलत इस्तेमाल हमने पहले कभी नहीं देखा है। पिछले 8 सालों में जितना ईडी का गलत इस्तेमाल हुआ है वो उससे पहले कभी नहीं हुआ और हमारे देश के लिए ये इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात हो ही नहीं सकती है। ईडी का दर बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसके पास जो ख़ास ताकतें दी गई हैं उसमें यह है कि वो किसी भी आरोपी को आत्मा अपराध सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ उसको ये भी है, अगर वो चाहे तो पूछताछ के दौरान दिए गए बयानों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। ईडी के इन खास ताकतों के लिए सुप्रीम कोर्ट में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करने के लिए चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरकरार रखा है। ये साफ है
कि ईडी अपने राजनीतिक इस्तेमाल की वजह से ही अब तक जिंदा है, या हम बोल सकते हैं उसको एक पेशेवर रूप से इस्तेमाल किया गया। पेशेवर तौर से सज़ा की दर देखकर पता चलता है कि ईडी के पास खड़े होने के लिए सिर्फ एक पैर है। साल 2014-15 के ईडी के कुल जांच मामलों में 5% की इंक्रीज हुई। उस वक्त के जेडीयू सांसद राजीव रंजन ने एक सवाल में पूछा कि पिछले एक दशक में ईडी ने कुल कितने मामले दर्ज किए हैं। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि फेमा के तहत कुल पिछले 10 सालों में लगभग 24,893 केसेस दर्ज किए गए और पीएमएलए 2002 के तहत कुल मामले जो दर्ज किए गए वो 3,985 मामले हैं। फेमा के तहत साल 2014-15 में कुल जो मामले उठाए गए वो थे 913। वही मामले बढ़कर साल 2021-22 में 5,313 हो गए। वहीं पीएमएलए के तहत 2014-15 में जो मामले सिर्फ और सिर्फ 178 थे, वही मामले बढ़कर साल 2021-22 में वही बढ़कर 1,180 हो गए। साल 2014-15 में जो मामले कुल 1,093 थे, वही साल 2021-22 में बढ़कर 5,493 हो गए, जो कि टोटल 5% का इंक्रीज़ है। मोदी सरकार के शासन 2.0 में ये पीएमएलए के तहत मामले कुल 6% बढ़ गए हैं। 2019-20 के बाद अगर हम देखें तो मोदी की सरकार में वापस लौटने के बाद भाजपा सरकार ने ईडी के साथ काम करना बहुत तेज़ कर दिया था। साल 2018-19 के दरमियान फेमा के तहत जो केसेस दर्ज किए गए उसकी कुल नंबर 2,659 था। वहीं साल 2021 से 2022 तक यही मामले बढ़कर 5,313 हो गए। इसी तरह पीएमएलए के तहत साल 2018-19 में कुल मामले 195 था, जो कि 2021-22 में बढ़कर 1,180 हो गया। अगर हम इसका परसेंटेज देखें तो ये टोटल 6% का इंक्रीज़ हुआ है। कुल मिलाकर मंत्री जी ने बताया कि मार्च 2022 तक पीएमएलए के तहत 5,422 मामले दर्ज किए गए और इसी दरमियान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। मोदी सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आंकड़े पेश किए उससे ये बहुत साफ साफ नज़र आता है कि पीएमएलए जो 2005 में लागू हुआ उसके तहत कुल जो मामले अभी तक दर्ज किए गए वो हैं 4,700 करीब, और उनमें से आधे या 2,186 मामले पिछले 5 सालों में दर्ज किए गए। पिछले साल अक्टूबर में कांग्रेस के एक विधायक जो भाजपा में जा मिले, उन्होंने कहा कि अब मैं गहरी नींद में सो रहा हूं क्योंकि अब मेरी कोई पूछताछ नहीं होगी। इसी बात पर बीजेपी के एक सांसद ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब से मैं बीजेपी में हूं मेरे पीछे ईडी नहीं आएगा। संजय राउत ने फरवरी के एक पत्र में दावा किया था कि ईडी का इस्तेमाल लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को गिराने के लिए है, और जून तक जाते जाते महाराष्ट्र सरकार गिर गई थी। अभी जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो खबर आ रही है कि संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। संजय राउत ज़्यादातर वक्त मुखालफत में रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और जब से महाराष्ट्र सरकार गिरी है तब से उनके ऊपर लगातार कोई ना कोई हमला किया जा रहा है, और इसी के तहत अभी ईडी का हमला देखा जा सकता है। एक तौर पर पॉलिटिकल रिवेंज लेने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ही अगली सरकार ईडी सरकार होने के चुटकुले प्रसारित हुए। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो कि विद्रोही हैं शिवसेना के, उनके डिप्टी ने जवाब दिया कि हाँ, ये देवेंद्र एकनाथ की ईडी सरकार है। महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर विपक्ष रूल कर रहा है। ऐसे और भी राज्य हैं जहाँ पर ईडी की वजह से प्रॉब्लम या परेशानियाँ आई हैं। फरवरी में ही जब पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर फंस गए थे तो उसके बाद उनकी नाराज़गी चरणजीत सिंह चन्नी से बताई गई, जो कि उस वक्त के पंजाब के मुख्यमंत्री थे। कुछ वक्त बाद ही ईडी ने एक और मामले पर जांच की, जो कि मामला कुछ साल पुराना है। ईडी ने चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार किया। अगर हम देखें तो जो एफआईआर हुई थी इस मामले में भूपेंद्र सिंह हनी का नाम नहीं था। सबसे ख़ास एग्जाम्पल जो इस मामले में हो सकता है वो ये है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और शारदा समूह के करोड़ों का घोटाला जो हुआ उसमें उसके शारदा समूह के संस्थापक
और उसके मुख्य आरोपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने शर्मा को रिश्वत दी है, जबकि ईडी ने उसी लेटर को इस्तेमाल करते हुए तृणमूल कांग्रेस के कई सारे नेताओं के खिलाफ चार्जशीट पेश किया और उनको बुलाया, लेकिन उन्होंने कभी भी उस मामले में शर्मा को नहीं बुलाया। जाने माने वकील और फॉर्मर मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने बोला कि अब जो भारत है वो दो गुटों में डिवाइड हो गया है। वो ये है कि जहाँ पे भाजपा या बीजेपी रूल कर रही है वहाँ पर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का ऐसा भी कोई केस नहीं है, लेकिन अगर आप ओपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में देखें तो वहाँ पर हर एक नेता जो है, कोई ना कोई बड़ा नेता मनी लॉन्ड्रिंग के केस से जूझ रहा है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें लगभग 52 नाम थे और उन सभी नामों में ज़्यादातर विपक्ष के नेता थे। इस पब्लिश्ड रिपोर्ट में भाजपा के सिर्फ और सिर्फ एक नेता थे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी और अभिनेता और पूर्व सांसद मिथुन चक्रवर्ती थे। ईडी ने शुवेंदु अधिकारी और मिथुन चक्रवर्ती को जांच के लिए तलब किया था जब वो तृणमूल कांग्रेस में थे। पिछले साल सितंबर में शुवेंदु अधिकारी ने भाजपा ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद ही नारद मामले में शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें उनकी जांच की जा रही थी, लेकिन ईडी ने उसके बाद उसमें उनका नाम नहीं लिया। एक स्टिंग वीडियो होने के बावजूद उनका उसमें से नाम नहीं लिया गया और बाकी उसी वीडियो के लिए तृणमूल कांग्रेस के कई सारे नेताओं का नाम लिया गया। अब हम आपको कुछ ऐसे नाम बताते हैं जिनके अगेंस्ट फीमा और PMLA के तहत केस दर्ज किए गए। उनमें कुछ नाम हैं, अभी हाल में ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी शिवसेना के लीडर, अनिल परब NCP के लीडर नवाब मलिक और फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अनिल देशमुख, कांग्रेस MP कार्ति चिदम्बरम, तृणमूल कांग्रेस के MP अभिषेक बनर्जी, कर्नाटक कांग्रेस के प्रेसिडेंट DK शिवा कुमार और इसी तरह ऐसे 1000 नाम मिल जाएंगे आपको जिस पर ईडी ने अपना हमला किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर जज ने, जिन्होंने PMLA मामलों में कई सारे फैसला सुनाए हैं, उन्होंने कहा कि PMLA एक तौर पर रिवोल्यूशनरी वर्क था, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर सेटिंग करने के लिए बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर आप सख्त हैं तो सभी के लिए सख्त हों, ना कि कहीं पर आप बिल्कुल ही सख्त हो जाएं और किसी के लिए आपका कुछ सख्ती हो ही ना। ये कानून हर एक के लिए एक समान होना चाहिए, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या ओपोजिशन का हो, कानून हर एक के लिए बराबर होना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू टीम NIH।